आज अपन टॉपिक पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ब्लड या उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। अब वो कंडीशन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कंडीशन होती है, क्यों कर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज अपन पढ़ते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर्स ऑर्डर, क्योंकि वी आर द नर्सिंग स्टाफ्स। अपन क्या है, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर डॉक्टर बोलेगा कि इस पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना है तो पेशेंट को क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं अपन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज क्यों कराएंगे, इसके क्या रीजंस हैं, डॉक्टर क्यों बोलेगा कि इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन होते हैं जिसमें अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं? फर्स्ट आती है, अगर हेमेटोक्रिट्स वैल्यू होती है लेस देन 30%। अगर हेमेटोक्रिट्स वैल्यू लेस देन 30% होती है तो उसको क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। और सेकंड जो कंडीशन होती है, अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल है वो लेस देन 8 ग्राम से अगर कम होता है तब भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। हाँ, सेकंड कंडीशन थी अपनी, अगर हीमोग्लोबिन लेवल क्या है 8 ग्राम से कम, लेस देन 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम से क्या है कम होता है तो पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 30% नॉर्मल, फिर नॉर्मल क्या कितना होगा भाई, पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, कोई भी आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि चलो सर 30% से कम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हेमोक्रिट्स वैल्यू 30% से कम है तो नॉर्मल कितना है। तो अपन नॉर्मल क्या है, फीमेल और मेल के अंदर भी इसमें क्या है डिफरेंट होती है। अगर मेल के अंदर देखेंगे अपन हेमेटोक्रिट्स वैल्यू कितनी होती है 42 to 52%, ठीक है। ये क्या होती है मेल के अंदर, हेमेटोक्रिट्स वैल्यू मेल के अंदर होती है 40 to 52%। और अगर फीमेल्स के अंदर देखे जाए तो उसके अंदर होती है 35 to 47%, ठीक है। फीमेल्स के अंदर क्या होगा 35 to 47%, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन मेल के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल और फीमेल के अंदर देखेंगे तो उसमें भी क्या है डिफ्रेंशिएट होते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मेल के अंदर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन लेवल हो गया मेल के अंदर 30.2 to 16 mg/dl, ठीक है। और अब क्या है फीमेल के अंदर देखते हैं तो फीमेल के अंदर क्या है थोड़ा सा कम होता है, फीमेल 11 से 15, ठीक है, अप्रॉक्स होता है 11 से 15, ठीक है। अब ये तो हो गया कंडीशन कि इस कंडीशन में क्या है अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं पेशेंट के लिए। अब देखते हैं अपन कि अगर पेशेंट आ गया तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट उसके ऊपर ब्लड ट्रांसफर कर दिया, तो नर्सेज की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उससे अपन फर्स्ट टाइम पूछते हैं कि ठीक है हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएंगे, आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री है कि आपने कभी पहले भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया हो, या फिर जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था फर्स्ट टाइम तो उसमें आपको कोई रिएक्शन हुआ या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो उसके बारे में क्या पेशेंट से पूछा जाता है। अगर पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट बोलता है अपने से कि हाँ मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुई थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, उसका नाम है डाइफेनाइनहाइड्रामाइन। हाइड्रामाइन, ठीक है। ये ड्रग्स क्या है अपन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। अब एक कंडीशन और होती है कि पेशेंट को अगर फीवर वगैरह हो रहा है तो भी क्या अपन उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। फीवर हो रहा है या फिर कोई पेन वगैरह है तो उसमें क्या करेंगे, तो अगर पेशेंट को फीवर है तो अपन क्या है टैबलेट प्रोवाइड कराते हैं PCM,
पीसीएम के बारे में सुना होगा, पैरासीटामोल, वो टैबलेट अपन प्रोवाइड कराते हैं, उसको बोलते हैं एसिटोमेनोफिन। ठीक है, अब क्या आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो कंपोनेंट्स हैं मेन, चलो ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं, हमें जो ट्रांसफ्यूज करा। कभी क्या एक बार तो पूरा ब्लड का जो होल ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, कभी कभी क्या उससे जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसको भी ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो अब देखते हैं ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, क्या कौन सी सेल होती है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, डब्ल्यूबीसी कितनी परसेंट होती है, आरबीसी। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन प्लाज्मा। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया, प्लाज्मा। ये कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, होल ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा। अब आता है अपने साथ में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सेकंड कंपोनेंट क्या था, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, वो होता है 1%, होल ब्लड का 1% होता है डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। अब आता है आरबीसी, वो होता है 44%। ठीक है, फर्स्ट क्या था, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55%, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है 1% एंड आरबीसी हो गया 44%। ये ब्लड के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब फर्स्ट पढ़ते हैं अपन आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है, इसके अंदर क्या है, मेनली अपन इसमें क्या है, आरबीसी इसके अंदर क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल्स होती है, ये क्या है, नॉन न्यूक्लियोटाइड सेल। अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, कितने दिन तक जीवित रहती है, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। लाइफ स्पैन 120 डेज। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो स्टोरेज टाइम है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अपन इसको कितने डिग्री टेम्परेचर अपन को मेंटेन करना होता है आरबीसी के लिए। तो स्टोरेज टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आता है कि जो स्टोरेज टेम्परेचर हो गया 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको स्टोर कितने दिन तक कर सकते हैं, स्टोरेज टाइम। तो इसका स्टोरेज टाइम होता है 35 to 42 डेज। ठीक है, कितना होता है, 35 to 42 डेज। इतने दिन तक अपन इसको क्या है, स्टोर कर सकते हैं। अब इतने दिन तक कैसे स्टोर करेंगे, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मिक्स करते होंगे प्रिजर्वेटिव, कुछ ना कुछ तो कोई एजेंट, कोई कुछ ना कुछ तो अपन इसके अंदर डाल देंगे। तो वो एजेंट कौन कौन से हैं, कौन से प्रिजर्वेटिव हैं जिसको क्या अपन ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, जैसे कि ये 35 डेज तक या 42 डेज तक कंटिन्यू उसको यूज़ में ले सकते हैं स्टोर करने के बाद में। तो इसमें क्या 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, सिट्रेट, डेक्सट्रोज और फॉस्फेट। फर्स्ट है सिट्रेट, सेकंड वन डेक्सट्रोज एंड थर्ड वन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये हो गए। अब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर सिट्रेट को क्यों, डेक्सट्रोज को क्यों और फॉस्फेट। ठीक है, तो सिट्रेट क्या होता है, ये एंटी कोआगुलेंट होता है।
ठीक है, ये क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट। सेकंड होता है डेक्सट्रोज, ये क्या है, आरबीसी की जो सेल है इसकी क्या है, लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज करता है, ये सेल को क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। अब दूसरा होता है वो, सॉरी थर्ड वन होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट का क्या काम होता है, ये कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, कम करता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन कम करने का काम का क्या होता है, फॉस्फेट का। अब इतना हो गया, स्टोरेज टाइम पता चल गया, 35 डेज हो गया, ये भी तुम्हारे कौन कौन से कंपोनेंट डाल देते उसके बारे में पता चल गया। अब सबसे मेन चीज़ ट्रांसफ्यूज़न टाइम। हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टाइमिंग क्या होगा, तो उसका टाइमिंग होता है 2 to 4 आवर्स। ट्रांसफ्यूज़न टाइम क्या हो गया, 2 to 4 आवर्स। ठीक है, 2 से 4 घंटे में क्या है, पेशेंट या क्लाइंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। अब इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2 घंटे से पहले करा दिया या 4 घंटे के बाद में किया, तो उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर 2 घंटे से पहले, 2 आवर्स से पहले क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो उसमें क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड। ठीक है, पेशेंट को क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ लेट, 4 आवर्स के बाद में, 4 घंटे के बाद में अगर पेशेंट को अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं, किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से 4 घंटे से ज़्यादा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में टाइम लगता है, तो उस कंडीशन में होगा सेप्टिसीमिया। पेशेंट को क्या है, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं मोर देन 4 आवर्स। ठीक है, अगर 4 घंटे से ज़्यादा में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो पेशेंट को क्या है, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया 2 to 4 आवर्स के अंदर। अब हमें रिजल्ट कितने टाइम में देखने को मिलेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में हमें रिजल्ट मिलता है 4 to 6 आवर्स। 4 to 6 आवर्स के अंदर रिजल्ट अपने को देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट के अंदर क्या देखेंगे, कितनी % हेमोक्रिटिक वैल्यू बढ़ी है पेशेंट के अंदर, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज, आरबीसी ट्रांसफ्यूज की, कितने % हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने को मिलता है, हमें कितना देखने को मिलता है। तो अगर हेमोक्रिटिक वैल्यू देखते हैं अपन, तो 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने पर, 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने पर हेमोक्रिटिक वैल्यू होती है, इंक्रीज होती है 2 to 3%, 2 to 3%। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है अप्रॉक्स 1 ग्राम पर DL। 1 यूनिट पे कितना बढ़ेगा, 1 ग्राम। रिजल्ट कितने में आएगा, 4 to 6 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये तो हो गया अपने आरबीसी के बारे में। अब देखते हैं अपन प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है, कब तक उसको ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को प्लेटलेट्स के अंदर देखते हैं। हाँ, आरबीसी के अंदर 1 यूनिट में कितने आरबीसी कितना ग्राम ब्लड होता है, आरबीसी होती है, सॉरी, वो होती है 1 यूनिट में, 1 यूनिट के अंदर अप्रॉक्स 250 ml आरबीसी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स पे।
ठीक है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इसका काम होता है मेनली क्लॉटिंग करने का। इट हेल्प इन क्लॉटिंग। ठीक है, अब इसका क्या है, लाइफ स्पैन देखते हैं। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन, होता है इसका 8 से 11 दिन, 8 to 11 डेज। ठीक है, अब इसका स्टोरेज टाइम, इन्फ्यूजन टाइम वो कितना होता है? तो इन्फ्यूजन टाइम होता है 15 to 30 मिनट। ठीक है, आरबीसी का क्या था, कितना था? 2 to 4 आवर्स। प्लेटलेट्स का कितना है? 15 से 30 मिनट के अंदर क्या है, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कराते हैं। अब इसका स्टोरेज टाइम क्या होगा? स्टोरेज टाइम, ठीक है, प्लेटलेट्स का स्टोरेज टाइम होता है 5 to 10 डेज। 5 to 10 डेज। ठीक है, इसको क्या स्टोरेज कर सकते हैं कितने दिन तक? 5 से 10 दिन तक। अब देखते हैं अपन कि कितना टेम्परेचर अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, आरबीसी का था 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका है ठीक है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा? इसका टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बंद करो।